Greetings all viewers and dear students. Once again Maqbul Islam is in front of you. Today we are proceeding to the next important MCQs for the geometry. So sum of interior angle of hexagon. What is hexagon? जिसके हमारे पास 6 साइडेड हो तो इसको हेक्सागन कहते हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता होना चाहिए कि इंटीरियर एंगल्स हमारे पास कौन सा फार्मूला है. तो इस फार्मूला को याद करना चाहिए. पहले आपको पता होना चाहिए कि हेक्सागन के कितने साइड्स हैं. तो सबसे पहले हम देखते हैं. देखिए हमारे पास फार्मूला है सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स का फार्मूला है. आपको पता होना चाहिए कि 180 डिग्री n to n-2 where n is used for the sides of the polygon, sides of any polygon. जिस तरह हेक्सागन के हमारे पास 6 साइड है तो जस्ट हम यहाँ पर रिप्लेस करेंगे इस फार्मूले में. देखिए सिंपल है. 100 मल्टीप्लाई बाई 6 मल्टीप्लाई बाई 6 माइनस 2, क्योंकि हेक्सागन के 6 साइड है तो 6 माइनस 2 हम करेंगे. 180 डिग्री मल्टीप्लाई बाई 4 तो हमारे पास सिंपल अगर इसको मल्टीप्लाई करें 720 इज द आंसर ऑफ आवर करेक्ट आंसर. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर फ्यूचर लाइफ. सो इसको आप समझने की कोशिश करें. इस तरह सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल हमारे पास रेक्टेंगल, स्क्वायर, ये हमारे पास पैरेललोग्राम इस तरह के जिसके 4 साइड है. तो देखिए हमारे पास 4 साइड है. जस्ट वी रिप्लेस इन दिस फार्मूला. इसके साइड हमारे पास 4 है तो 4 माइनस 2 हम क्या करेंगे 180 डिग्री इंटू 2 इज इक्वल टू 360 डिग्री. हमारे पास आंसर जो आ रहा है इसमें 360 डिग्री. इस तरह ईच इंटीरियर एंगल ऑफ द रेगुलर हेक्सागन, ईच इंटीरियर एंगल्स. तो इंटीरियर एंगल्स, ईच इंटीरियर एंगल्स आपसे पूछ रहा है. हर एक जो हेक्सागन में हमारे पास जो इसके इंटीरियर एंगल्स है वो 6 हमारे पास इस तरह के 6 हेक्सागन बन रहा है जिसके 6 साइड हो. एक साइड, दूसरा साइड, तीसरा साइड, चौथा साइड एंड पांचवा एंड छठा. इस तरह के हेक्सागन बन रहा है. हमारे पास हेक्सागन बन रहा है जिसके 6 साइड. इसके इंटीरियर एंगल, हर एक एंगल आपसे पूछ रहा है इस तरह के. हर एक इसमें कौन सा है. ईच इंटीरियर एंगल ऑफ द रेगुलर हेक्सागन. आपने क्या करना है, इसी फार्मूले को इसी साइड पे डिवाइड करना है. तो सम ऑफ इंटीरियर का हमारे पास फार्मूला मौजूद है कि 180 डिग्री n to n-2 डिवाइडेड बाई साइड्स कितने हैं हेक्सागन के 6 पर डिवाइड करेंगे. ईच एंगल का पूछ रहा है. अगर क्वाड्रिलेटरल है तो 4 पर डिवाइड, अगर रेक्टेंगल है तो आप 3 पर डिवाइड करेंगे. तो देखिए यहाँ पर हमारे पास क्या बनता है 180 डिग्री n to हमारे पास 6 माइनस 2 डिवाइडेड बाई 6 इज इक्वल टू 180 डिग्री n to 4 डिवाइडेड बाई 6. इसको कैंसिल करें, ये हमारे पास आता है 30 इज इक्वल टू 120 डिग्री. तो हमारे पास आंसर, इसका आंसर आ रहा है वो है 120 डिग्री. आप इस तरह मालूम करेंगे. फार्मूला याद होना चाहिए. अगर ईच एंगल का पूछ रहे हैं तो आपने क्या करना है, इसी n पे डिवाइड करना है, यानी साइड जितने भी इसके साइड्स हैं. इसी तरह क्वेश्चन नंबर सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स पूछ रहा है कि टोटल एक्सटीरियर एंगल में कोई भी पॉलीगॉन हो तो हमेशा 360 के बराबर होता है, क्योंकि वो हमारे पास एक रोटेशन पूरा करता है कंप्लीट, जिसकी डिग्री हमारे पास 360 के बराबर होता है. इसी तरह अगर आपसे पूछ रहे कि मेयर ऑफ एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ एनी ऑक्टागन, ऑक्ट का मतलब है 8, तो 8 आपसे पूछ रहा है. तो इसके लिए आपने मेयर ऑफ एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ ऑक्टागन जिसके 8 साइड्स हो तो इसको आप किस तरह करेंगे. तो इसके लिए हमारे पास फार्मूला है कि 360 डिग्री डिवाइडेड बाई n का मतलब है नंबर ऑफ साइड्स. तो जस्ट क्या करेंगे 360 डिग्री डिवाइडेड बाई कितने हैं 8 पर डिवाइड करें. हमारे पास आंसर इसका आ जाता है, इसको डिवाइड करें 8 1 8 45. तो 45 डिग्री हमारे पास आंसर आ रहा है. ये बहुत इम्पॉर्टेंट है. आप इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करें तो आपको ये फार्मूले याद होना चाहिए ज्योमेट्री में.
आगे चलते हैं, आगे प्रोसीड करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सिमेट्री, डिवाइड द सिमेट्रिक शेप। सिमेट्रिक शेप का मतलब ये है कि जिसके साइज आपस में बराबर हो, और इसमें हम एक लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रा करें जो इसको डिवाइड करें, तो इसको आप कहते हैं हाल्व्स। हाल्व्स कहते हैं इसको, मतलब है हमारे पास ये आंसर सही है। मिसाल के तौर पर एक कोई भी हमारे पास डायग्राम है, स्क्वायर मिसाल के तौर पर मैंने ले लिया, अगर आप इसको इस तरह डिवाइड करें तो इस लाइन ऑफ सिमेट्री को क्या कहते हैं, मतलब है कि इक्वल इक्वल डिवाइड हो गया, दोनों हिस्से आपस में ये बराबर हो गए, तो इसको कहते हैं हाल्व्स, यानी इक्वल पार्ट्स डिवाइड्स एनी शेप ऑफ। या बुक ले ले, कोई भी बुक ले ले, अगर आप इसको दो हिस्सों में तकसीम करें एग्जैक्टली, सो इसको कहते हैं लाइन ऑफ सिमेट्री विच डिवाइड्स। जिस तरह हम कहते हैं, देखिए क्वाड्रेंट्स जो है हमारे पास, इफ़ दे आर इक्वली डिवाइडेड द लाइन पासेस, तो इट मीन्स दैट ये इक्वल लाइन ऑफ सिमेट्री जो है इसको बराबर हिस्सों में तकसीम करता है क्वाड्रेंट्स को, तो इसको कहते हैं हाल्व्स। इफ़ अ शेप आर एन ऑब्जेक्ट, कोई भी शेप हो और इट इज़ रोटेटेड फ्रॉम द सेंट्रल पॉइंट, मिसाल के तौर पर ये हम लेते हैं, ये है सेंट्रल पॉइंट। सेंट्रल पॉइंट लुक्स एग्जैक्टली द सेम टाइम एटलीस्ट 2 टाइम्स। अगर हम इसको 2 टाइम्स और क्या करें, इन अ फुल रोटेशन दे दें, तो इसका मतलब है इसको अगर हम यहाँ से रोटेट करते हैं इस तरह के, तो फिर ये दोबारा चक्कर पूरा करता है, तो इसका हम कंप्लीट चक्कर एक दफ़ा हमने रोटेशन कर दिया, या ये सिंपल एग्जांपल दे दें, एक दफ़ा हमने इसको रोटेट कर दिया, देखिए इसको इस तरह बन गया, तो सेकंड टाइम फिर दोबारा इसको अगर हम इस तरह रिपीट करें तो ये हमारे पास ओरिजिनल शक्ल में आ जाता है, कंप्लीट चक्कर एक पूरा करता है, तो इसको कहते हैं at least 2 times in a full rotation is called, that is called rotational symmetry, that is called symmetry। translatory symmetry नहीं होता क्योंकि ये does not affect the size, ये साइज को इफेक्ट नहीं करता है। इसी तरह रिफ्लेक्सिव सिमेट्री भी हमारे पास नहीं है क्योंकि ये शेप लाइन ऑफ सिमेट्री में डिवाइड्स करता है, इस तरह लाइन ऑफ सिमेट्री भी हमारे पास ये नहीं है। तो रोटेशनल जब ये 2 टाइम्स चक्कर पूरा करता है तो इसको कहते हैं रोटेशनल, मतलब है ये 360 डिग्री पर मुकम्मल हो जाता है, एक पूरा चक्कर पूरा करता है, तो इसको क्या कहते हैं, रोटेशनल। We are proceeding to the review exercise chapter number 9 class 6 maths for the KPK books for the coming test। So a point has dimension, मतलब है कि हमारे पास कोई पॉइंट है, इसके कितने डायमेंशन हो सकते हैं, तो इसका कोई ये पॉइंट है तो इसका भी कोई पॉइंट डॉट का कोई डायमेंशन नहीं हो सकता। डायमेंशन मीन हमारे पास 2 डायमेंशन 3 डायमेंशन का कोई इस तरह का पिक्चर बना ले या कोई रेक्टेंगल बना ले या इस तरह के डायमेंशन बन जाए या कोन की शक्ल में बन जाए, लेकिन यहाँ पर डॉट दिया गया है, इसका मतलब है हमारे पास आंसर जो है वो 0 है, तो इसका पॉइंट के कोई भी डेसिमल पॉइंट के कोई भी हमारे पास डायमेंशन नहीं हो सकता। तो देखिए हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्यूबॉइड हैज़ फेसेस, कितने फेसेस एक क्यूब के हो सकते हैं। क्यूब हमारे पास पहले ये अंडरस्टैंड करें कि क्यूब हमारे पास इस शक्ल में होता है, देखिए इस तरह के क्यूब शक्ल में होता है। तो इसके हमारे पास कितने फेसेस हो सकते हैं, 6। नीचे भी है, ऊपर भी है, साइड भी है, इधर भी है, ऊपर नीचे, तो साइड ऊपर, तो हमारे पास टोटल इसके फेसेस जो बनते हैं वो हमारे पास किसने बनते हैं, 6 फेसेस बनते हैं। तो आंसर हमारे पास क्यूबिक के 6 फेसेस हो सकते हैं। द पेयर ऑफ लाइन्स दैट आर नॉट इंटरसेक्टिंग, जो वो लाइन्स जो एक दूसरे को टच नहीं करते हैं तो हमारे पास क्या होते हैं, पैरेलल लाइन्स नहीं होते हैं। हमें पैरेलल लाइन चाहिए, पैरेलल लाइन देखें, फर्स्ट आंसर हमारे पास करेक्ट है, क्योंकि अगर हम इस लाइन को जितना भी इंक्रीज करें तो ये आपस में क्या करते हैं, दे आर नॉट इंटरसेक्टिंग टू ईच अदर्स। ये लाइन ऑलरेडी टच है तो ये भी नहीं है, अगर इसको भी हम इस तरह एक्सटेंड करें तो ये देखें हमारे पास ये आखिर में इस तरह के टच करेंगे तो ये भी हमारे पास नहीं है,
इसी तरह से हमारे पास ये भी अगर हम इसको एक्सटेंड करें तो ये एक पॉइंट पर टच करेंगे, तो लिहाजा ये सही नहीं है। आंसर फर्स्ट आंसर सही है हमारे पास। इसी तरह हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन में ये वाला और क्वेश्चन नंबर 2 में ये सही है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 में द पैरालाइन दैट आर नॉट इंटरसेक्टिंग टू ईच अदर्स, अगर हम जितना भी इसको इंक्रीज करेंगे तो ये आपस में टच नहीं कर सकते हैं, लिहाजा ये हमारा आंसर फर्स्ट है। इफ अ लाइन पासिस 2 और मोर, अगर कोई लाइन हो 2 और मोर लाइन्स पे पास हो रहा है तो इसको आप क्या करेंगे, इसको कहते हैं, ये कह रहा है कि अल्टरनेट एंगल्स होंगे या अल्टरनेट, इसको कहते हैं डिफरेंट पॉइंट पे टच करता है, इसको कहते हैं ट्रांसवर्सल लाइन। क्या कहते हैं इसको, क्या कहते हैं, ट्रांसवर्सल लाइन। तो इसका फिगर हमारे पास इस तरह के आएगा, अगर हमारे पास कोई भी दो लाइन से पैरेलल लाइन से इस तरह ये लाइन टच करे डिफरेंट पॉइंट्स पे, ये देखें तो इसको कहते हैं ट्रांसवर्सल लाइन। क्या कहते हैं इसको, ट्रांसवर्सल लाइन। ऑब्जेक्टिव MCQs, द इंटीरियर एंगल्स आर फिगर आर गिवन। देखिए हमारे पास 1 और 2 जो है ये हमारे पास एक्सटीरियर एंगल इसको कहते हैं। तो डायग्राम को समझने की कोशिश करें, ये हमारे पास क्या होता है 1 और 2 जो है इसको कहते हैं एक्सटीरियर एंगल, ये भी हमारे पास पेपर में आ सकता है। और 2 और 3 जो है 3 और 4 जो है 3 और 4 एंड 5 एंड 6 जो है हमारे पास ये लाइन जो है ये है इंटीरियर एंगल्स। तो अब आपके लिए आसान हो जाएगा। और 7, 8 जो है ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एक्सटीरियर एंगल है। 3 व 4 एंड 6 व 4 आर 3, 4 and 6, 5 are interior angle, 1, 2 and 7, 8 are exterior angle। आपको फिगर दिया गया है, ट्रांसवर्सल लाइन पास हुआ है इस बार, इसमें आपसे बता रहा है कि दी इंटीरियर एंगल आपसे पूछ रहा है। ये ऑब्जेक्टिव में आ सकता है, क्वेश्चन को चेंज करें कि दी एक्सटीरियर एंगल, तो आपको पता होना चाहिए कि 1, 2 and 7, 8 are exterior angle, they are touch the line from the outside of the line, so that is called exterior angle। नाउ हेयर इंटीरियर एंगल आपसे पूछ रहा है, तो देखिए एंगल 1 एंड एंगल 2 ये हमारे पास नहीं है क्योंकि ये एक्सटीरियर का है। इसी तरह हमारे पास एंगल 3 एंड एंगल 4, एंगल 3 एंड एंगल 4, एंगल 5 6 आर ये हमारे पास इंटीरियर एंगल है। इसी तरह एंगल 1 एंड एंगल 4 ये हमारे पास बिल्कुल नहीं है। इसी तरह एंगल 3 एंड एंगल 4 ये भी हमारे पास है, लेकिन एंगल 5 और 8 इधर कंफ्यूज करने के लिए 5 और 8 दिया है, तो लिहाजा ये भी हमारे पास नहीं है। आंसर हमारा सही है 2 पार्ट्स। द ऑर्डर ऑफ रोटेशन ऑफ द गिवन फिगर आपको ये दिया गया है। देखिए हमारे पास इस तरह के कोऑर्डिनेट शक्ल में ये होता है, कोऑर्डिनेट्स 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं। तो 4 क्वाड्रेंट्स में हमारे पास जो एक चक्कर पूरा करता है, तो ये हमारे पास 360 के बराबर होता है, ये 90, ये 180 डिग्री और ये 270 डिग्री के बराबर होता है। ये पूरा चक्कर का ये कह रहा है द ऑर्डर ऑफ रोटेशन, तो इसमें ऑर्डर कितने होते हैं, 4 होते हैं। तो हमारे पास आंसर क्या है, 4 रोटेशन होते हैं। डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन, टर्निंग अ शेप अराउंड अ फिक्स पॉइंट। कोई भी हमारे पास शेप है जिसको अराउंड अ फिक्स पॉइंट पे हम क्या करें, इसको क्या करें, इन सेंटर ऑफ रोटेशन से। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये पॉइंट है, ये सेंटर ऑफ पॉइंट है, इसको हम टर्न करते हैं या लेफ्ट साइड या राइट साइड, इधर से हम टर्न करते हैं फ्रॉम दिस पॉइंट एज टू लेफ्ट साइड और राइट साइड। सो इसको क्या कहते हैं फिर, रोटेशन। क्या कहते हैं, रोटेशन फ्रॉम द फिक्स पॉइंट एज द टर्निंग पॉइंट अराउंड अ फिक्स पॉइंट और अ सेंटर ऑफ रोटेशन इज कॉल्ड रोटेशन। रोटेशन कहते हैं इसको। व्हेन एन ऑब्जेक्ट और इमेज, कोई भी ऑब्जेक्ट हो, बुक हो या इमेज हो, मूव्स अराउंड अ शिफ्ट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर मोमेंट, सो इट इज़ आल्सो कॉल्ड ट्रांसलेशन। इसको फिर क्या कहते हैं, अगर कोई एक ऑब्जेक्ट है, हमने इसको उठा लिया, दूसरी जगह पर रख लिया, एक बुक है, एक जगह से उठाकर दूसरी जगह पर रख लिया, फिर इस किस्म के ऑब्जेक्ट और इमेज
जब हमने एक प्लेस से चेंज कर दिया, मिसाल के तौर पर ये है, हमने इधर ट्रांसफ़र कर दिया, इधर लाया, तो इसको क्या कहते हैं? ट्रांसलेशन मोड। ट्रांसलेटिंग एन ऑब्जेक्ट, जिस तरह हमने ट्रांसलेशन में कहा कि एक ऑब्जेक्ट को दूसरी जगह से हम उठा सकते हैं, अगर हमने उठा लिया तो इसको हम क्या कहते हैं? ट्रांसलेशन। ट्रांसलेटिंग एन ऑब्जेक्ट और इमेज डज नॉट इफेक्ट, क्या करता है ये? इसकी इमेज पर, साइज पर ये इफेक्ट नहीं करता है। मिसाल के तौर पर एक बुक है, अगर हमने इधर से उठा लिया तो इसकी साइज पर कोई इफेक्ट नहीं होगा। तो लिहाजा हमारे पास क्या है इसकी, ये हमारे पास साइज, यानी ट्रांसलेशन में हमारे पास कोई भी ऑब्जेक्ट हो, इसके साइज पर कोई इफेक्ट नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 6, टू यूनिट लेफ्ट्स की बात कर रहा है, मतलब है माइनस की बात कर रहा है। लेफ्ट और डाउन, इस मीन्स दैट हेयर भी डाउन का लफ्ज़ आ रहा है, तो देखिए दोनों सेम आ रहे हैं, इसका मतलब है ये माइनस करना है। अगर अप आ गया तो आपने क्या करना है, या सेम आ गया तो इसका मतलब है आपने प्लस का इस्तेमाल। 2 यूनिट्स लेफ्ट, पेयर्स दिए गए हैं, मतलब है x से 2 यूनिट्स क्या करें? माइनस करें। क्या करें? माइनस कर। लेफ्ट का मतलब है माइनस, तो x माइनस 2, तो x माइनस 2 इधर एक ये है और यहाँ पर कोई और यहाँ पर भी है, तो हमने देखना है कि इसमें कौन सा है। ये तो नहीं है, ये तो ऑलरेडी ख़त्म हो गया दोनों, क्योंकि लेफ्ट नहीं है। डाउन, अब इसमें बात आ रहा है 1 यूनिट्स डाउन, तो डाउन मतलब है y से हमने क्या करना है? एक सब्ट्रैक्ट करना है। तो y अगर हम सब्ट्रैक्ट करना, देखिए यहाँ पर भी y सब्ट्रैक्ट हुआ है, तो यहाँ पर सब्ट्रैक्ट नहीं है, इसका मतलब है ये भी नहीं है, तो लिहाजा 4 नंबर जो है हमारे पास आंसर करेक्ट है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर दिस वीडियो मोर एंड मोर। थैंक्स अगेन फॉर वॉचिंग।